अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कशन करने जा रहे हैं क्लास 9 केमिस्ट्री केपीके टेक्स्ट बुक बोर्ड पेशावर के एक नेक्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स। इससे पहले हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स को डिस्कस किया था और उसमें हमने देखा था कि ये वो डिवाइसेस होते हैं कि जिनके अंदर हम इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल एनर्जीज को उसका इंटर कन्वर्जन देखते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स दो तरह के होते हैं, कुछ होते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल और कुछ होते हैं वोल्टाइक सेल। इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स जो होते हैं उसके अंदर नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं और जो वोल्टाइक सेल या फिर गैल्वानिक सेल होते हैं उसके अंदर स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शंस जो होते हैं ये परफॉर्म किए जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स क्या होते हैं। यहाँ पर इन्होंने कहा है कि सम ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन डू नॉट अकर स्पॉन्टेनियसली बट कैन बी ड्रिवन बाय इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कहते हैं कि कुछ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस होते हैं ये खुद ब खुद नहीं होते बल्कि हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी के थ्रू उन केमिकल रिएक्शंस को करवाते हैं। ठीक है, यानी स्पॉन्टेनियसली का मतलब जो खुद ब खुद परफॉर्म हो रहे हो। तो ऐसे केमिकल रिएक्शन जो खुद ब खुद परफॉर्म नहीं होते बल्कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी के ज़रिए परफॉर्म हो। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने कहा है कि इलेक्ट्रोलिसिस को इन्होंने डिफाइन किया है। अब कहते हैं कि द प्रोसेस इन विच द इलेक्ट्रिक करंट इज यूज्ड टू प्रोड्यूस ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस। आप इलेक्ट्रोलिसिस को आप किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। कहते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट के जरिए आप क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन जो होती है परफॉर्म करवाते हैं। तो यानी ये वो प्रोसेस के जिसके अंदर बाय यूज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन जो होती है परफॉर्म किए जाते हैं। तो इस तरह के केमिकल रिएक्शन के जो प्रोसेस होते हैं उसको हम इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। ऑक्सीडेशन रिडक्शन किस चीज़ को कहते हैं। आप लोगों को ऑक्सीडेशन रिडक्शन आप लोगों ने पिछले लेक्चर में भी इसको पढ़ा है। ऑक्सीडेशन कहते हैं लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को और रिडक्शन कहते हैं गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को। सो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन के लिए हम एक टर्म इसके लिए यूज़ करते हैं रिडॉक्स रिएक्शन, यानी रेड ऑक्स यानी रिडॉक्स रिएक्शन ऐसे केमिकल रिएक्शन के जिनके अंदर रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों एक साथ हो रही हो। अब बात करते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल की कि ये क्या होता है। कहते हैं व्हेन अ केमिकल एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ रिडॉक्स रिएक्शन एंड ब्रिंग अ केमिकल चेंज इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल सच अ सेल इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिटिक सेल। अब देखो हमने कहा ना कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स होते हैं उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है केमिकल एनर्जी के अंदर। यानी हम यूँ कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज़ किया जाता है और उसके ज़रिए से कोई भी रिडॉक्स रिएक्शन परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, अब इस तरह के सेल्स के अंदर हम इस तरह के सेल्स को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक सेल कहते हैं। या फिर दूसरे अल्फाज में हम ये यूँ कह सकते हैं ये वो डिवाइस होता है कि जिनके अंदर नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन जो होती हैं परफॉर्म किए जाते हैं बाय यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यानी इलेक्ट्रिक करंट के ज़रिए हम क्या करते हैं, कोई भी इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज लाना चाहते हैं और वो स्पॉन्टेनियस नहीं होता बल्कि नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन होते हैं। इसकी एग्जांपल हमारे पास कौन सी, डाउन सेल्स है, नेल्सन सेल इसकी एग्जांपल है हमारे पास। अब इस वीडियो में हम देखेंगे इलेक्ट्रोलिसिस, इसकी कंस्ट्रक्शन, इसकी वर्किंग और इसके साथ साथ इसके जो इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस हैं ये सारी चीज़ें आज हम देखेंगे। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस को हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने कहा है कि इलेक्ट्रोलिसिस इज डिफाइंड इज द प्रोसेस ऑफ केमिकल डिकम्पोजिशन और ब्रेकडाउन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। यानी हम केमिकल डिकम्पोजिशन की बात करते हैं किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट, यानी इलेक्ट्रिक करंट उसके जरिए उसके अंदर हम पास करते हैं तो उसमें जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं वो स्प्लिट हो जाता है। अब यहाँ पर आप लोगों को डिफरेंट टर्म्स जो है वो देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे आप देखें केमिकल डिकम्पोजिशन यानी किसी भी सब्सटेंस को आप तोड़ रहे हो उसके आइंस के अंदर, उसके कंपोनेंट्स के अंदर आप उसको ब्रेक कर रहे हो तो उसको हम डिकम्पोजिशन कहते हैं। इलेक्ट्रोलाइट वो सब्सटेंस होते हैं कि अगर आप इसको इसका मोल्टन स्टेट लेंगे ना, इसको आप पिघलाएंगे या फिर इसका सोल्यूशन आप लेंगे तो ये इलेक्ट्रिसिटी क्या करेंगे, कंडक्ट करेंगे। अब मोल्टन स्टेट हम क्यों ले रहे हैं, देखो जब हम कोई भी आयोनिक कंपाउंड है जैसे सोडियम क्लोराइड आप लेते हैं तो सोडियम क्लोराइड क्या है, एक आयोनिक कंपाउंड है। इसको आप वाटर के अंदर डालेंगे तो वाटर के अंदर एक ये खासियत है कि ये इस साल्ट को आइंस के अंदर ब्रेक कर देती हैं, यानी सोडियम आइन, ठीक है, और साथ में क्लोराइड आइन के अंदर इसको ब्रेक कर देती हैं। या फिर अगर इसी सोडियम क्लोराइड को हम लेंगे इसको पिघला देंगे क्योंकि ये सॉलिड स्टेट में तो इसको पिघलाया जाता है। जो NaCl होता है ये एक क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है और उनके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं इसमें जो आइंस होते हैं वो फिक्स्ड अरेंजमेंट उनकी होती है जिसकी वजह से ये जो पार्टिकल्स होती है जो आइंस होती है मूव नहीं कर पाते। जब आप इसको पिघलाते हैं इसको मेल्ट करते हैं तो ये आइंस जो होती है फ्री हो जाते हैं और उसमें फिर इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वो भी इजिली पास हो सकती है। अब हम बात करेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इलेक्ट्रोलिटिक सेल को हम किस तरह से कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, किस तरह से हम इसको बना सकते हैं। सबसे पहले आप क्या करते हैं, एक टैंक लेते हैं और ये टैंक किसी भी ग्लास का किसी भी स्टील का बना हुआ हो सकता है। इसके अंदर आप क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन आप बनाते हैं। इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन का मतलब क्या है, कोई भी एक आयनिक कंपाउंड आप लेते हैं उसका पानी के अंदर डिसॉल्व कर देते हैं, ये इसका सोल्यूशन बन जाएगा। यहाँ पे देखिए पॉजिटिव एंड नेगेटिव आइंस आपको नजर आ रहे हैं। तो ये जो इलेक्ट्रोलाइट होगा उस सॉल्वेंट के अंदर, पानी के अंदर क्या हो जाएगा, अपने आइंस के अंदर क्या हो जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, दो मेटेलिक प्लेट्स आपने लेनी है, ठीक है, जिसको हम इलेक्ट्रोड कहते हैं। इनमें से एक इलेक्ट्रोड एनोड कहलाएगा और दूसरा जो इलेक्ट्रोड है वो कैथोड कहलाएगा। फिर आपने इसको डिप कर देना है इस इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन के अंदर।
इसमें जो ये जो दोनों इलेक्ट्रोड्स है इसको आप किसी बैटरी के साथ कनेक्ट कर देते हैं। बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जिस इलेक्ट्रोड को कनेक्ट करते हैं उसको आप क्या कहते हैं, एनोड का नाम देते हैं। और बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ जिस इलेक्ट्रोड को कनेक्ट करते हो उसको आप क्या कहते हो, कैथोड का नाम देते हो। तो यहाँ पे आप लोगों को इसका जनरल एक स्ट्रक्चर जो है वो नज़र आ रहा है, ठीक है। ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल है और इसके अंदर आपको इलेक्ट्रोड भी नज़र आ रहे हैं, इसके अंदर एनोड और कैथोड आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इलेक्ट्रोलिटिक सेल काम कैसे करता है, कहते हैं व्हेन इलेक्ट्रोड इज कनेक्टेड टू द बैटरी एंड इलेक्ट्रिक करंट इज पास टू द इलेक्ट्रोलिटिक सेल। अब देखो बैटरी के साथ इसको कनेक्ट कर दिया गया है और इसके इसके जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं इसके अंदर से जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो पास होना शुरू हो जाती है। अब क्या होगा, एक इलेक्ट्रोड जो है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, दूसरा इलेक्ट्रोड जो है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो ये जो आइंस है, जो इलेक्ट्रोलाइट के आइंस है, ये अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड यानी ऑपोजिट इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं। इसमें जो एनाइंस होते हैं, एनाइंस ये वो आइंस होते हैं जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये नेगेटिव चार्ज जो चार्जेस होती हैं ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड यहाँ पे इस केस में कौन सा है, एनोड है। इसी तरह यहाँ से जो नेगेटिव चार्जेस होती है अपने इलेक्ट्रॉन किसको दे देते हैं, एनोड को दे देते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, एक्सटर्नल सर्किट के जरिए, देखिए आउटर सर्किट के जरिए क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन कैथोड तक पहुंचते हैं। अब कैथोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इसके पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसकी तरफ कौन से चार्जेस आती हैं, पॉजिटिव चार्जेस इसके करीब आ जाती हैं। अब ये पॉजिटिव चार्जेस क्या करती हैं, यहाँ से इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं। तो जितने इलेक्ट्रॉन ये आइंस इस इलेक्ट्रोड को देते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन जो है वो इस वाले इलेक्ट्रोड के ऊपर आइंस आएंगे और इनसे उसको लेंगे। यानी 3 आइन जाते हैं और 3 इलेक्ट्रॉन इसको दे देते हैं। इसी तरह 3 आइन आएंगे और यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन रिसीव करेंगे। सो यहाँ कहते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन, ये क्या होगा, दोनों हमेशा इक्वल होने चाहिए। अब यहाँ पर इन्होंने बात की है, कहते हैं कि द बैटरी कैन बी थॉट एज इलेक्ट्रॉन पंप। बैटरी को इलेक्ट्रॉन पंप भी कहा जाता है। रीज़न क्या, इलेक्ट्रॉन पंप क्यों कहते हैं, क्योंकि क्या करता है, ये जो बैटरी होता है कॉन्स्टेंटली कैथोड को इलेक्ट्रॉन सप्लाई करता है और एनोड से इलेक्ट्रॉन रिसीव कर रहा होता है, ठीक है। यानी ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये कैथोड को कौन सप्लाई करते, बैटरी, और एनोड को, एनोड से इलेक्ट्रॉन लेता कौन है, ये बैटरी उनसे लेती है। अब इसमें आप देख सकते हैं कि जो कैथोड होता है इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन जो पॉजिटिव चार्जेस उसके करीब आती है और वहाँ से इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, और जहाँ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात आएगी उसको हम क्या कहेंगे, रिडक्शन कहेंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि रिडक्शन कहाँ पे होगी, कैथोड के ऊपर होगी। वहीं पे अगर आप एनोड के ऊपर बात करेंगे ना, तो एनोड के ऊपर इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हैं, आइंस जाते हैं और उनको क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन देते हैं। अब जहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो इसको हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहेंगे। तो यहाँ पे एनोड के ऊपर क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है। तो हमेशा याद रखें, आप लोगों के पास ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव साइंस ये चेंज हो सकते हैं डिफरेंट सेल्स के अंदर, डिफरेंट बैटरीज के अंदर, लेकिन आपको याद होना चाहिए कि जो कैथोड होगा यहाँ पे हमेशा क्या होगी, रिडक्शन होगी, और ऑक्सीडेशन कहाँ पे होगी, एनोड के ऊपर होगी, ठीक है। ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है। अब यहाँ पे इन्होंने इलेक्ट्रिक करंट को पास किया है सोडियम क्लोराइड में से। जब सोडियम क्लोराइड में से इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है तो ये यहाँ पे ये पूरा प्रोसेस होगा, किस तरह की केमिकल रिएक्शन परफॉर्म होंगे, तो ये आप लोगों को बताया गया है। जैसे सोडियम क्लोराइड है, इसको ये क्या करता है, ये अपने आइंस के अंदर स्प्लिट हो गया है। इसमें ये जो नेगेटिव चार्जेस होंगे, जब इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास होगी तो ये जो नेगेटिव चार्जेस होंगे ये किस इलेक्ट्रोड की तरफ जाएंगे, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ। तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के ऊपर जाएंगे और अपने इलेक्ट्रॉन उस वहाँ पे लॉस कर देंगे, और जहाँ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसको हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 क्लोराइड आइन आए हैं और इसने इलेक्ट्रॉन क्या किए, लूज किए, जहाँ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो उसको हम ऑक्सीडेशन कहेंगे। इस तरह सोडियम आता है, यहाँ पे देखिए पॉजिटिव चार्जेस, तो पॉजिटिव चार्जेस क्या करती हैं, आती हैं और यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिसीव करती हैं, और जहाँ से गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो उसको हम क्या कहते हैं, रिडक्शन। यहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं इलेक्ट्रॉन गेन हुए हैं। ओवरऑल रिएक्शन यहाँ पे किस तरह से है, अगर आप इसको आप ओवरऑल ऐड करेंगे ना तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएंगे। बचा के यहाँ पे 2 सोडियम आइन है, ठीक है, 2 क्लोराइड आइन है। इसी तरह यहाँ पे Cl2 और साथ में Na, ठीक है। तो यहाँ पे देखें सोडियम भी आपको मिला है, क्लोरीन गैस की सूरत में आपको मिल चुका है। सो ये चीज़ आपको समझ आ गई है कि यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट किया गया है केमिकल एनर्जी के अंदर। यानी केमिकल एनर्जी का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रोड और यहाँ पे जो इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन है इनके दरमियान एक केमिकल रिएक्शन हमने परफॉर्म करवाया है, और वो किस चीज़ के जरिए परफॉर्म करवाया है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के जरिए। तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हमने केमिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट किया है। अब इसकी डेली लाइफ में हमें कौन कौन सी एप्लीकेशन देखने को मिलती हैं, कहते हैं मेथड्स ऑफ रिकवरिंग मेटल्स फ्रॉम इट्स ओर। देखो हमारे पास जितने मेटल्स होते हैं ना, तकरीबन जितनी मेटल्स होते हैं वो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करती, वो किसी न किसी कंबाइंड स्टेट में हम ज़मीन से उसको निकाला जाता है। अब उसको प्योरीफाई करना होता है, क्योंकि ज़ाहिर है हम इम्प्योर चीज़ तो मटेरियल्स उससे तो नहीं बना सकते, हमें सबसे पहले उसको प्योरीफाई करना होता है। यहाँ पे इन्होंने जो प्योरीफिकेशन के लिए जो मेटल लिया है उन्होंने कॉपर लिया है। सो कॉपर को रिफाइन करना है, कॉपर को हमने साफ बनाना है।
अब कॉपर है क्या चीज़? कॉपर एक मेटल होता है और ये गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। इसके अंदर बहुत अच्छे से बिजली जो होती है पास हो सकती है और कहते हैं ये इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट के अंदर यूज़ होता है। आप लोग अपने घरों में देखते हैं मुख्तलिफ तरह की वायरिंग आप देखते हैं। इसके साथ साथ आपके मुख्तलिफ जो अप्लायंसेज होती हैं, वॉशिंग मशीन्स हो जाती हैं, इसके अलावा आपके घर के बाकी जितनी भी मशीनरीज होती हैं उनके अंदर कॉपर की जो वायरिंग होती है उसका इस्तेमाल होता है। सो प्योर कॉपर जो होता है उसको लिया जाता है, उसको इस मेथड के ज़रिए हासिल किया जाता है। और अगर कॉपर जो वो प्योर नहीं होगा तो जो बिजली होगी वो सही तरीके से पास नहीं होगी, उसके लिए फिर रेजिस्टेंस जो एक तरह से ज़्यादा हो जाएगी। सो कॉपर को इलेक्ट्रो रिफाइनिंग के जरिए क्या किया जाता है? प्योरीफाई किया जाता है। और इलेक्ट्रो रिफाइनिंग क्या है? इलेक्ट्रोलिसिस का क्या है? उसकी एक एप्लीकेशन है। अब इन्होंने कहा है कि लार्ज ब्लॉक्स ऑफ ब्लिस्टर्ड या इम्प्योर कॉपर को लिया है, ठीक है, उसको एज ए एनोड लिया है, ठीक है, और कॉपर सल्फेट और सल्फ्यूरिक एसिड सोल्यूशन जो होता है उसके अंदर उसको डाला है और एक प्योर कॉपर जो है उसको एज ए कैथोड लिया है। इसको हम यहाँ समझते हैं। जैसे यहाँ पे आपको एक स्ट्रक्चर जो है वो नज़र आ रहा है, रिफाइनिंग ऑफ कॉपर आपको लिखा दिखाई दे रहा है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो एक इलेक्ट्रोड है, ठीक है, जिसके साथ इम्प्योर कॉपर लिखा हुआ है या ब्लिस्टर कॉपर इसके साथ लिखा हुआ है, इसको एज ए एनोड लिया है। इसी तरह एक कॉपर लिया जिसको प्योर कॉपर का नाम दिया है, इसको एज ए कैथोड लिया है। अब इसका मतलब यहाँ क्या है? यहाँ ये प्योर खालिस सूरत में नहीं है, बल्कि इसके साथ और भी बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं, बहुत सारे मेटल्स इनके साथ मौजूद हैं। जब इनके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास होगी ना, तो ये जितने भी मेटल्स होंगे यहाँ से क्या करेंगे? सोल्यूशन के अंदर आएंगे। ये सोल्यूशन के अंदर आएंगे और यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? ये आइंस की सूरत में यहाँ से निकलेंगे और इलेक्ट्रॉन यहाँ से इस रास्ते से होकर बैटरी तक जाएंगे। बैटरी क्या करेगी? देखो ये की है, इसको आप क्लोज कर देंगे तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन आएंगे कैथोड तक। अब जितने भी कॉपर यहाँ से आता है, कॉपर क्या करेगा? यहाँ से इसके साथ इसके ऊपर डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा। जितने भी सॉल्युबल मटेरियल्स होंगे ना, वो तो इस लिक्विड पार्ट का हिस्सा बन जाएंगे, ठीक है, वो इसके अंदर हल हो जाएंगे। लेकिन जो सॉल्युबल नहीं होंगे वो नीचे बैठ जाएंगे, जिसको हम एनोड मड का नाम देंगे, ठीक है। सो ये चीज़ आपको आई होप सो क्लियर हो गई हो। यहाँ पे इन्होंने कहा है कि कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, सल्फ्यूरिक एसिड सोल्यूशन लिया है, इसके साथ साथ थिन जो शीट्स हैं प्योर कॉपर की वो लगाई गई हैं एज ए कैथोड। हमेशा याद रखें कैथोड के ऊपर हम क्या लगाते हैं? प्योर कॉपर लगाते हैं। एनोड के ऊपर हम क्या लगाते हैं? इम्प्योर कॉपर जो होते हैं वो लगाया जाता है, जिसको हमने अभी प्योरीफाई करना है। और ये पूरा प्रोसेस 50 डिग्री सेल्सियस के ऊपर परफॉर्म हो रहा है। 0.3 वोल्ट्स यहाँ पे वोल्टेज अप्लाई हो रहा है और करंट डेंसिटी यहाँ पे 160 to 400 एम्पेयर पर मीटर स्क्वायर है। अब यहाँ पर ये जो कॉपर है जो एनोड से निकल रहा है, देखो सॉलिड स्टेट में है, तो सॉलिड स्टेट से एक्वस स्टेट में चला जाता है, मतलब वो पानी का जो एक्वस सोल्यूशन है उसका हिस्सा बन जाता है। तो ये +2 की सूरत में चला जाता है और यहाँ पे देखें 2 इलेक्ट्रॉन इसने लूज़ कर दिए, किसके पास? एनोड के ऊपर लूज़ कर दिए हैं। अब ये एनोड क्या करता है? अपने इलेक्ट्रॉन किसको दे देता है? कैथोड को दे देता है। एक्सटर्नल सर्किट में से ना इस तरह से, जैसे आप इसको समझ लें, यहाँ से ये देखें इलेक्ट्रॉन यहाँ से गुजर के कैथोड तक आ जाएंगे। जब ये कैथोड तक इलेक्ट्रॉन आते हैं, ये जो कॉपर +2 आइंस होते हैं ये कैथोड की तरफ चले आते हैं। यहाँ नेगेटिव चार्ज जो पॉजिटिव चार्जेस इसकी तरफ आ जाते हैं और यहाँ पे इसकी रिडक्शन हो जाती है। सो कॉपर ने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लूज़ किया, जहाँ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसको हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। इसी तरह यहाँ पे कॉपर है जो सोल्यूशन का हिस्सा था, सोल्यूशन से ये इस इलेक्ट्रोड की तरफ आ जाते हैं और यहाँ से इलेक्ट्रॉन गेन कर लेते हैं। जहाँ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो उसको हम क्या कहते हैं? रिडक्शन का नाम देते हैं। सो यहाँ पे इन्होंने वही बात जो हमने पहले एक्सप्लेन की कि यहाँ पे पूरा इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस जो होती है कंटिन्यू रहता है। इसमें जो कॉपर होते हैं एनोड से ये कहाँ चला जाता है? सोल्यूशन के अंदर, ठीक है, और फिर सोल्यूशन से कहाँ चला जाते हैं? वो कैथोड की तरफ चला जाता है। और इस तरह से जो ट्रेसेस मेटल्स होती हैं, जो एक्टिव मेटल जैसे जिंक है, आयरन है, वो डिजोल्व हो जाती है पानी के अंदर। और जो लेस एक्टिव मेटल्स हैं जैसे कि ऑरम है जिसको आप गोल्ड कहते हैं, अर्जेंटम है, ठीक है, तो ये किस चीज़ का? ये अनडिजोल्व फॉर्म में होती है और ये नीचे बॉटम में बैठ जाती है, जिसको आप एनोड मड भी कहते हैं, एनोड स्लज भी आप इसको कह सकते हैं। और बाद में फिर इस प्रेशियस मेटल्स को, क्योंकि गोल्ड है, अर्जेंटम है, ये बहुत ज़्यादा प्रेशियस मेटल्स हैं, तो इसको हासिल किया जाता है। यहाँ जितना भी सोल्यूशन है उसको फिर से ट्रीट किया जाता है और यहाँ से इसको फिर से निकाला जाता है। अब देखिए हमेशा याद रखें हमने सिर्फ वही कंडीशन अप्लाई करनी है जो कॉपर जो है वो सिर्फ कैथोड के ऊपर डिपॉजिट हो सके। और इस प्रोसेस के दौरान यहाँ पे 99.99% जो है वो प्योर कॉपर इस तरीके से हम हासिल कर सकते हैं और फिर इसको हम यूज़ कर सकते हैं अपने डेली जो आइटम्स हैं उसके अंदर हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये चीज़ आपको क्लियर है? यहाँ पे हमने क्या पढ़ा कि हम कॉपर को प्योरीफाई कर सकते हैं, जिसको हम इलेक्ट्रो रिफाइनिंग प्रोसेस भी कहते हैं। इसमें हम क्या करते हैं? एनोड इम्प्योर कॉपर हम लेते हैं और कैथोड जो होते हैं वो प्योर कॉपर लेते हैं। एनोड जो होता है उसके ऊपर ऑक्सीडेशन होती है और कैथोड के ऊपर क्या होगी? रिडक्शन होगी, ठीक है। यहाँ पर एनोड जो होते हैं वो पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर होता है और जो कैथोड होता है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है।
सो आई होप सो आप लोगों को ये क्लियर हो चुका होगा इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या होता है और इसकी कंस्ट्रक्शन क्या है, वर्किंग क्या है। एमसीक्यूज में आप लोगों से पूछा जाता है, इसकी कंस्ट्रक्शन पूछी जाती है, आप लोगों को ये पूछा जाता है कि लेबल डायग्राम बनाएं इलेक्ट्रोलिटिक सेल का, या इस तरह से आपसे ये पूछा जाता है कि इसके साथ जो नेसेसरी रिएक्शंस हैं आप सोडियम क्लोराइड को एज ए एक इलेक्ट्रोलाइट ले लें, ठीक है, और आपने इसको फिर क्या करना है, इस इलेक्ट्रोलिसिस करनी है, वहाँ पे जो एसेंशियल रिएक्शंस हैं आप लोगों ने फिर वो बताने हैं। तो ये रिएक्शन भी आपसे पूछे जा सकते हैं कि कहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है, कहाँ पे रिडक्शन हो रही है, तो ये भी आपसे पूछी जाती हैं।